हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एरा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बनते होंगे, आज उन सभी को इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज इस लेक्चर का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले भी 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाइए उन सभी लेक्चर्स को देखिए, ताकि सीक्वेंस वाइज आपके पॉलिटी की सभी चीज़ें समझ में आती रहें। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज का टॉपिक नागरिकता। दोस्तों, किसी भी देश की तरह भारत में भी 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक नागरिक और दूसरा विदेशी। नागरिक वो व्यक्ति होते हैं जिनको भारत के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि उनको सारे के सारे सिविल राइट भी प्राप्त होंगे और वहीं सभी राजनीतिक अधिकार भी उनको प्राप्त होंगे, यानी कि ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट उनको प्राप्त होंगे। जबकि ये जो विदेशी नागरिक होते हैं, इनको सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट प्राप्त नहीं होते। जो विदेशी नागरिक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मित्र राष्ट्र के और दूसरा शत्रु राष्ट्र के। मित्र राष्ट्र वो राष्ट्र होते हैं जिनके साथ में भारत के कुछ पॉजिटिव रिलेशंस हैं, यानी कि सकारात्मक संबंध हैं। जैसे आप देखोगे रसिया, जापान, यूएसए, इस समय पर लगभग सभी कंट्रियों के साथ में भारत के क्या है, अच्छे रिलेशंस हैं। तो सभी क्या है, हमारे मित्र राष्ट्र हैं। वहीं शत्रु राष्ट्र की बात करते हैं तो शत्रु राष्ट्र वो राष्ट्र होता है जिसके साथ में भारत की वॉर लाइक सिचुएशंस हो, यानी कि युद्ध चल रहा हो। इस प्रकार के राष्ट्र को हम क्या कहेंगे, शत्रु राष्ट्र कहेंगे। वर्तमान में भारत का किसी भी कंट्री के साथ में युद्ध नहीं चल रहा है, इसलिए इस कैटेगरी में कोई भी देश फिलहाल वर्तमान में इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध वैसे अच्छे नहीं है, एक अलग स्तर पर हमारा उसके साथ में मतभेद है, लेकिन वो शत्रु राष्ट्र की कैटेगरी में नहीं है, वो भी क्या है, मित्र राष्ट्र की कैटेगरी में ही शामिल है। तो याद आया आपके कि भारत में 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक तो नागरिक जो कि जन्म से ही यहाँ के हैं या फिर किसी अन्य आधार पर भारत के नागरिक बने हैं, और दूसरा विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक हो सकता है कि कोई व्यक्ति जॉब करने के लिए फॉरेन से यहाँ पर आया होगा, जैसे आप देखो तो कि काफ़ी सारे नेपाली, भूटानी, श्रीलंका से, यूएसए से यहाँ पर व्यक्ति काम करते हैं। जैसे भारत को कोई भी व्यक्ति बाहर पढ़ने के लिए जाता है, जिसको हम एनआरआई बोलते हैं, तो भारतीय लोग भी तो बाहर पढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए इस प्रकार से जाते हैं। तो ऐसे ही भारत में भी कुछ विदेशी नागरिक रहते हैं। अब हम बात करते हैं इस नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आर्टिकल्स आते हैं, इसके अंतर्गत नागरिकता को डिफाइन किया गया है कि किस किस व्यक्ति को किन आधारों पर नागरिकता दी जाएगी। वर्तमान में भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। वहीं आप देखोगे एक कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। एक वहाँ पर पूरे राष्ट्र की नागरिकता होती है, जैसे कि राष्ट्र क्या है, यूएसए, एक तो वहाँ पर यूएसए का नागरिक होगा, एक दूसरी वहाँ पर स्टेट की नागरिकता होती है। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया में पैदा हुआ तो वो कैलिफोर्निया का भी नागरिक होगा और दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी नागरिक होगा। लेकिन अगर वहीं पर आप अपने प्यारे देश भारत की बात करो तो अगर आप यूपी में पैदा हुए तो आपको ऐसा नहीं है कि यूपी की नागरिकता मिलेगी, आप क्या होगे, इंडियन सिटीजनशिप होगे, आप केवल भारतीय नागरिक होगे। आपको यूपी की नागरिकता नहीं मिलती अलग से, आपको क्या मिलती है, भारत देश की नागरिकता मिलती है। आप स्टेट के नागरिक नहीं बनते। तो आप भारत के किसी भी कोने में अगर पैदा हो जाओगे तो आप इंडियन सिटीजनशिप कहलाओगे, भारतीय नागरिक कहलाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हरियाणवी नागरिक कहलाओगे, उत्तर प्रदेश के नागरिक कहलाओगे, तमिल नागरिक कहलाओगे। इस तरीके से कैटेगराइज नहीं किया जाएगा आपको। तो ये जो कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, ये भारत में क्या करता है, एकता की बात करता है, यानी कि भारत की अखंडता की बात करता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा हुआ है, तो उनको मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर ट्रिक से बता देता हूं कि कैसे कैसे इनको याद करना है। ये जो 5 से 11 तक आर्टिकल है, इनको हम 3 जगह पर कैटेगराइज करते हैं, एक 5 से 8, एक 9 और तीसरा 10 और 11। ये इन आर्टिकल्स को हम 3 जगह पर तोड़कर पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 5, तो देखो आर्टिकल 5 हमें बताता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता। और दोस्तों, हमारा संविधान प्रारंभ कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। आप सभी को पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे और इसमें नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद थे वो भी लागू हुए थे। तो संविधान के प्रारंभ होने पर जो भी व्यक्ति भारत में जन्मा है
वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। या फिर जिसके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो वो भी क्या होगा, भारत के नागरिक होगा। या फिर संविधान के प्रारंभ होने के 5 साल अगर पहले तक वो भारत में मामूली तौर पर रहा हो वो व्यक्ति भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। यानी कि इसमें 3 कंडीशंस बनाई। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ब्रिटिश भारत का बंटवारा 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में हुआ था, एक भारत यानी कि इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान है इसको पहले वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। अब वेस्ट पाकिस्तान है तो इसका मतलब कोई ना कोई राष्ट्र ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी होगा। तो वर्तमान में जो आप ये बांग्लादेश देखते हो, ये बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था, यानी कि ये भी ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा था। ये संपूर्ण रूप से आप जितना जो मैप देख रहे हो ये भारत का ही मैप होता था जिस पर ब्रिटेन का रोल चलता था। जब 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, एक तो हमारा राष्ट्र बना क्या, भारत, और दूसरा बना पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, और संविधान प्रारंभ कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया है, यानी कि देखो आप सभी को पता है कि भाई बंटवारा हुआ है तो बंटवारे के बाद में इधर उधर मूवमेंट हुई, सभी की लोग स्थानांतरित हुए। कुछ लोगों को लगा कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं और कुछ को लगा था कि हम भारत में जाना चाहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया है, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान से आया हो या फिर वेस्ट पाकिस्तान से आया हो, तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आर्टिकल नंबर 6। समझ आया कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया है तो उसको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था आर्टिकल नंबर 6 के। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7 की। दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 7 है वो हमें ये बात बताता है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक था, मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहता था और उसका मन किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ। सपोज करो कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति था और उसको लगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र देश बनाया जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा, बहुसंख्यक रूप से मुस्लिम्स होंगे, लेकिन भारत क्या होगा, एक हिंदू बहुसंख्यक देश होगा। और यहाँ पर हो सकता है कि मेरे साथ कुछ भी अत्याचार हो या फिर कोई इस तरीके की भ्रांति उसके मन में आई हो, तो उसने क्या करा, पाकिस्तान में मूव कर लिया। लेकिन वो व्यक्ति जैसे ही पाकिस्तान पहुंचा, जिस हैसियत से वो वहां पर पहुंचा, या फिर उसको जो लगता था कि मुझे यहाँ पर पाकिस्तान में इतना सम्मान मिलना चाहिए, इस तरीके के लोग यहाँ पर रहते होंगे, तो उसको ये भ्रांति जल्दी ही दूर हो गई और उसको लगा कि यार यहाँ पर तो मैं गलत फंस गया। और उसने फिर से अपना माइंड चेंज किया और वो दोबारा पाकिस्तान से भारत में आने की कोशिश कर रहा है, भारत में आना चाह रहा है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आर्टिकल नंबर 7। तो समझ आया आपके कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आर्टिकल नंबर 6। और यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान से फिर भारत आ गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आर्टिकल नंबर 7। लेकिन ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 6 और 7 के लिए एक डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 तक भारत में आ गया था तो उसी को क्या मिलेगी, इनके आधार पर नागरिकता मिलेगी, यानी कि नागरिक माना जाएगा। यानी कि आप सभी को पता है कि भाई आज़ाद कब हो गए थे हम, 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 के बाद में या तो कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आएगा या फिर भारत से पाकिस्तान में जाएगा और पाकिस्तान से फिर भारत में आ जाएगा। तो इस तरीके की मूवमेंट तभी तो होगी आज़ादी के बाद से ही। तो उसके लिए एक डेडलाइन जारी की गई, कौन सी, 19 जुलाई 1948। ये डेट आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो समझ आ गया आर्टिकल 6 और 7 डिफरेंस दोनों का। अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि संबंधित तथ्य क्या है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, यानी कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के लिए प्रावधान कौन करता है, आर्टिकल नंबर 6। और वहीं पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, यानी कि भारत से जो पाकिस्तान में गए कुछ व्यक्ति को नागरिकता देने के अधिकार के बारे में क्या है, आर्टिकल नंबर 7। ठीक है, दोनों समझ आ गया कि वो पहले क्या करा, इंडिया से कहाँ पर गए, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, आना चाहते हैं भारत में ही, हम तो यहाँ पर गलत फंस गए। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आर्टिकल नंबर 7। और इनके लिए जो डेट है वो बताइए, याद रखनी है, क्या है डेट, 20 जुलाई 1948। ये डेट काफ़ी बार पूछी जाती है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में प्रावधान कौन करता है, आर्टिकल नंबर 8। भारतीय उद्भव के लोग, भारतीय उद्भव के लोगों को कहते हैं इंग्लिश में PIO, यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो भारत के लोग हैं, जैसे कि सपोज करो कि इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको।
जैसे आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से एक परिवार ने अपने आप को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया, कनाडा में। कनाडा में ट्रांसफ़र करने के बाद में उसने वहीं पर अपना क्या कर लिया, सेटलमेंट कर दिया। वहीं पर उसके बच्चे पढ़ रहे हैं और उसकी फैमिली अच्छे से चल रही है। और जब उसको पता लगा 1947 में कि भाई भारत क्या हो रहा है, भारत देश आज़ाद हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई, या फिर उसके बच्चे के मन में इच्छा जागृत हुई कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने आप को इंडियन सिटीजनशिप बनाना चाहता हूँ, यानी कि भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति के बारे में, उस नागरिक के बारे में जिसका जन्म भारत में हुआ था, यानी कि वो भारतीय उद्भव का ही है, भारत में ही रहता था, लेकिन वो किसी कारणों से क्या हुआ, वो बाहर माइग्रेंट हो गया और उसने अपने आप को वहीं पर सेटलमेंट कर लिया उस खुद का, तो वो क्या होता है, भारतीय उद्भव का व्यक्ति होता है। अब उसको नागरिकता देने के बारे में प्रावधान कौन करता है, आर्टिकल नंबर 8 करता था। समझ आया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 9 जानकारी देता है। देखो दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिक की, विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारतीय संविधान क्या कहता है, भारतीय संविधान कहता है कि आपके पास में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। अगर आप किसी भी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर लोगे तो आपकी नागरिकता, जो भारतीय नागरिकता है, वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। तो इसके बारे में आर्टिकल नंबर 9 जानकारी देता है। आर्टिकल 9 का मतलब है नो, नो मतलब नो, ठीक है, यानी कि आप किसी अन्य विदेशी नागरिकता को ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी उसी दिन से, उसी क्षण से भारतीय नागरिकता खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखो, महत्वपूर्ण तथ्य से पहले आर्टिकल नंबर 10 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो आर्टिकल नंबर 10 है वो आपको गारंटी देता है कि जिन व्यक्ति को अनुच्छेद 5 से 8 के आधार पर नागरिकता मिली है वो क्या होंगे, भारतीय नागरिक समझे जाएंगे। और आर्टिकल 9 में क्या कहता है कि अगर तुमने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करी तो आपकी नागरिकता उसी समय खत्म। आर्टिकल 10 क्या कहता है, गारंटी देता है कि 5 से 8 के आधार पर आपको गारंटी दी जाएगी। 5 से 8 के आधार पर कैसे, जैसे कि जब संविधान का प्रारंभ हुआ तब आप क्या थे, भारतीय नागरिक समझे जाएंगे। आर्टिकल 6 क्या होगा कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको नागरिकता, कि भाई आप पाकिस्तान से भारत में आए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आर्टिकल नंबर 6। और वहीं आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है कि अगर पाकिस्तान को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, कि वो यहाँ से कहाँ गए, पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान से फिर कहाँ पर आ गए, भारत में ही आ गए, उसके लिए कौन होगा, आर्टिकल नंबर 7। और आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है कि भारतीय मूल के कुछ नागरिक, भारतीय उद्भव के कुछ नागरिक जो पहले क्या थे, माइग्रेंट होकर बाहर रहने लगे, अब उनका बाद में मन किया कि हम क्या करना चाहते हैं, भारतीय देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो नागरिकता का प्रावधान कौन करता है, आर्टिकल नंबर 8। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, नागरिकता खत्म हो जाएगी। और आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, प्रत्येक व्यक्ति जो उपयुक्त प्रावधानों में से, उपयुक्त प्रावधान कौन से, जो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 8 तक बताए गए हैं में से किसी के भी तहत भारत का नागरिक है तो वो संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून के उपबंधों के अधीन ऐसा नागरिक बना रहेगा, यानी कि वो भारतीय नागरिक बना रहेगा। लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि आज के समय पर जो 5 से लेकर 10 तक के जो आर्टिकल्स हैं ये एक तरीके से यूजलेस हैं। क्यों यूजलेस है, क्योंकि देखो आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों के कानून के माध्यम से विनियमित किया जाना, यानी कि पार्लियामेंट नागरिकता के अधिकार से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकती है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें भारतीय नागरिकों को 2 तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति नागरिकता को प्राप्त करेगा और किस तरीके से कोई भी व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है या फिर त्यागा जा सकता है। तो इसमें यही बात बताई गई है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना आर्टिकल नंबर 11 के तहत है। और इसी आर्टिकल नंबर 11 के तहत जो संसद को पावर दी गई है उसी के हिसाब से संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया।
किसने किया होगा? ये भारतीय नागरिकता संसद अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया। देखो, जो नागरिकता से रिलेटेड कानून है वो केवल पार्लियामेंट बना सकती है, संसद बना सकती है, क्योंकि नागरिकता संघ सूची का विषय है और संघ सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है, जबकि राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। देखो, जो नागरिक हैं, मैंने पहले ही बताया कि नागरिकों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे। ये सारे के सारे क्या हमारे फंडामेंटल राइट हैं। ये सभी अधिकार किसी भी विदेशी नागरिक फॉरेनर को प्राप्त नहीं है। जैसे आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन विदेशी नागरिक के साथ में ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि आप देखोगे, जैसे आप रेड फोर्ट जो लाल किला है उसको देखने के लिए जाते हो, तो लाल किला देखने के लिए आपके साथ में क्या हो रहा है? कोई भेदभाव नहीं हो रहा। लेकिन वहीं अगर फॉरेनर के साथ में देखो, फॉरेनर की जो आप प्राइस लिस्ट देखोगे यानी कि टिकट देखोगे उसका ज़्यादा है, लेकिन आपका क्या है? कम है। तो हमने क्या करा? उसके साथ में वहाँ पर विभेद कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। ठीक है, यानी कि फॉरेनर को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे आर्टिकल 14 देखते हो, 14 से 18 तक क्या है? राइट टू इक्वालिटी है। तो राइट टू इक्वालिटी में भी हमने जो एक स्पेशल कैटेगरी 15 और 16 की है वो एक इस तरीके से डिफाइन कर दी कि जो आर्टिकल 15 और 16 है ना इक्वलिटी का, वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होगा। वो विदेशी नागरिक को हम नहीं दे सकते। विदेशी नागरिक के साथ में हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उसके बाद साथ भेदभाव कर सकते हैं। ऐसे ही जो आर्टिकल 19 है उसमें क्या है? राइट टू स्पीच है। ये जो केवल अधिकार है आपका कुछ भी बोलने का अधिकार, ये क्या है? केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को ऐसा प्राप्त नहीं है। और आर्टिकल 19 में ही आप देखोगे कि संगम या फिर संघ बनाने का अधिकार भी है, यानी कि आप एसोसिएशन या फिर यूनियन बना सकते हो, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेनर आएगा भारत में और वो कोई संगम या फिर संघ बना लेगा और यूनियन बनाकर प्रोटेस्ट करने के रूप में ले ले। तो इस प्रकार के राइट्स क्या है? फॉरेनर्स को नहीं दिए गए हैं। ये केवल राइट किसको है? भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोहरी नागरिकता। राज्यों के लिए पृथक नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है। तो देखो, दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट कहाँ पर है? अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में है। बाकी और भी अन्य कंट्री में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अमेरिका में कैसी नागरिकता का प्रावधान है। तो कैसा है? दोहरी नागरिकता। जबकि आप देखोगे जो भारत है, भारत में क्या है? एकल नागरिकता अर्थात सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। जैसे भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? तो किसके पास में है भाई? संसद ऐसा कर सकती है। संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। और संसद ही ऐसा क्यों कर सकती है? क्योंकि जो नागरिकता है ना, ये नागरिकता किसका विषय है? यूनियन लिस्ट अर्थात संघ सूची का विषय है, जिस पर केवल संघ सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है और भारत में एकल नागरिकता का कंसेप्ट है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता अर्थात ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने साल भारत में रहना पड़ेगा? 5 साल। जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा उसके लिए टेन्योर कितना है? 5 ईयर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये जो अधिनियम है 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि CAA 2019 कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 को। यह CAA अधिनियम भारतीय नागरिकता से संबंधित है, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको नागरिकता प्रदान करने का भारतीय कानून है। यानी कि इसमें क्या करा जाएगा? जो व्यक्ति इन 3 देशों से है उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? अल्पसंख्यक होना चाहिए। अब अल्पसंख्यक कौन है? क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? मुस्लिम राष्ट्र हैं। ठीक है, अब इनमें जो भी नॉन मुस्लिम्स होंगे, नॉन मुस्लिम्स कौन है? 6 धर्म के लोग, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये 6 धर्मों के लोगों को क्या करता है? नागरिकता प्रदान करेगा। कहाँ पर? भारत में। तो आजकल जो CAA पर बवाल हो रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यह कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 को।
यह कितने देशों के अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिकता देगा? 3 देशों के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये कैसे राष्ट्र हैं? मुस्लिम राष्ट्र हैं। यह कितने धर्मों के लोगों को नागरिकता देता है? तो 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता देता है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। 6 धर्मों के लोगों को यह क्या करता है? नागरिकता प्रदान करता है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले भारत में आ चुका है तो उसको क्या समझा जाएगा? भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यदि उस व्यक्ति ने इन देशों में, किसमें? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, यानी कि ये धर्म के आधार पर नागरिकता देने के प्रावधान करता है। जिस व्यक्ति ने इन मुस्लिम राष्ट्रों में धार्मिक उत्पीड़न या फिर उसको डराया गया धर्म के आधार पर या फिर उसका एक तरीके से शोषण हो रहा है धार्मिक आधार पर, तो उसको नागरिकता प्रदान करेगा ये कानून। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है सीएए से रिलेटेड। अभी आपको याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि सीएए से रिलेटेड अभी भारतीय सरकार ने कुछ रूल्स नोटिफाई किए हैं। देखो लागू तो हो गया था ये 10 जनवरी 2020 को, लेकिन उस समय पर गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाए थे, इसको लेकर कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई थी कि किस तरीके से हम लोगों को नागरिकता प्रदान करेंगे। लेकिन सीएए को अभी रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स की नोटिफिकेशन जारी हुई है। आपको ये डेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि वो तारीख कौन सी है जिस दिन सीएए के रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। ठीक है, इतनी मेहनत तुम भी करो थोड़ी सी। अब हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता को किस तरीके से प्राप्त कर सकता है और किस तरीके से त्याग कर सकता है या फिर अंत कर सकता है। तो देखो, अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल नंबर 11 के अंतर्गत पार्लियामेंट को इस तरीके की पावर्स दी गई हैं कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी भी तरीके के कानून बना सकती है। तो आर्टिकल नंबर 11 की सहायता से ही पार्लियामेंट ने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी 1955 में। उसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता को 5 तरीके से प्राप्त कर सकता है और 3 तरीके से उसको त्याग सकता है। अब देखो, ये जो 5 तरीके हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के, इनके आधार क्या क्या हैं? तो सबसे पहले है जन्म से, वंश से, और तीसरे नंबर का है पंजीकरण से, चौथा देशीकरण और पांचवा अर्जित भूमि के समामेलन से। अब इनका मतलब क्या क्या होता है? तो देखो, आप सभी को पता है कि जन्म से क्या होगा। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसको क्या समझा जाएगा? भारतीय नागरिक समझा जाएगा। कब की बात है? 1955 में ऐसा कहा जाता था, लेकिन हालांकि इसमें वर्तमान में कुछ संशोधन हो चुके हैं, लेकिन मैं 1955 के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि ये रूल्स उसी समय पर बनाए गए थे। 5 तरीके से किस तरीके से नागरिकता प्राप्त करेगी कोई भी नागरिक। ठीक है, तो जन्म से तो समझ आ गया। दूसरा वंश से, वंश से भी अक्सर कर लोगों के समझ में ही आ जाता है। और तीसरा होता है जैसे कि अर्जन करने से। सपोज करो हमने किसी टेरिटरी को, जैसे गोवा था, गोवा पहले भारत का हिस्सा नहीं होता था, तो 1961 में हमने क्या करा? गोवा को अपने एरिया में मिला लिया, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में मिला लिया। अब जो गोवा पर पहले पुर्तगाल का राज चलता था, वो सभी पुर्तगाल के निवासी थे, वहाँ पर पुर्तगाल के नागरिक थे। अब जब गोवा पर 1961 पे हमने कब्जा कर लिया तो वहाँ के लोग भी क्या हो गए? अब भारतीय नागरिक कहलाए जाने लगे। कब से? 1961 के बाद से। जैसे दूसरा मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 1962 में हमने पौंडुचेरी, जो पौंडुचेरी है, पौंडीचेरी पर पहले किसका राज था? फ्रांसीसियों का राज था। तो ऐसे ही पौंडीचेरी को भी हमने क्या बना दिया? इंडियंस बना दिया। किसकी सहायता से? क्योंकि हमने उनके एरिया को कब्जा लिया। तीसरा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल एक और बताता हूँ आपको, सिक्किम। आप सभी को पता है कि 1974 में हमने क्या करा था? एक 35 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था और उसकी सहायता से जो सिक्किम के लोग थे उनको भी क्या करा था? हमने इंडियंस बना दिया था। पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं होता था। तो इस तरीके से अगर किसी भी भूमि का हम क्या कर रहे हैं? अपने में अर्जन कर रहे हैं, उसका एक्वायर्ड कर रहे हैं हम उसको, तो इसके लिए क्या होगा? 1955 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि भाई किसी भी तरीके से अगर कोई एरिया भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाया जा रहा है तो उसके व्यक्ति को किस तरीके से नागरिक समझा जाएगा, उसका कंसेप्ट ये है। तो जन्म से भी समझ आ गया, वंश से भी समझ में आ गया। और अब बात करते हैं पंजीकरण और देशीकरण। इन 2 कंसेप्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन में। तो चलिए 2 मिनट में इसको भी दूर कर देते हैं, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहते हैं आप सभी के मन में। बस आपको ध्यान से सुननी है सारी बातें। देखो, पंजीकरण को अंग्रेजी में रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? देखो, एक ही वर्ड में आपको समझ आ जाएगा। पंजीकरण का मतलब होता है रिश्तेदारों को नागरिकता प्रदान करना।
रिश्तेदारी यानी कि भारतीय नागरिक के रिश्तेदार जो भारतीय नागरिकता चाहते हैं उनको जो नागरिकता दी जाएगी वो पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दी जाएगी। अब आपकी समझ में नहीं आएगा कि यार रिश्तेदारों को नागरिकता कैसे दी जाएगी। इसको एक मैं परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कोई NRI है, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियंस, यानी कि वो भारतीय नागरिक है लेकिन वो जॉब करने के लिए कहाँ चला गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चला गया। अब USA में जाने के बाद इसने यहीं पर सेटल हो गया, ये यहीं पर इसकी शादी हो रखी, मतलब शादी के साथ में ये गया था। अब NRI को वहाँ पर जाकर क्या हो गया, एक बच्चा पैदा हुआ। अब अमेरिका में जाकर जब इसको बच्चा पैदा हुआ तो ये बच्चा तो क्या हो जाएगा, अमेरिकन नागरिक बन ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका का एक कंसेप्ट है कि यदि कोई बच्चा अमेरिका की ज़मीन पर पैदा होता है तो वो क्या समझा जाएगा, अमेरिका का नागरिक समझा जाएगा। तो इस NRI को जो बच्चा हुआ यहाँ पर, ये क्या हुआ, अमेरिकन नागरिक हो गया। अब इसके बाद इस बच्चे ने भी अपना सेटलमेंट वहीं पर कर लिया, इसका भी बच्चा हुआ। अब क्या हुआ, अब सपोज करो कि ये जो व्यक्ति है इसको क्या हुआ, इंडिया की नागरिकता लेनी है, यानी कि इंडिया का क्या करना है, नागरिक बनना है। तो इसको नागरिकता किसके आधार पर दी जाएगी, इसको पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही दी जाएगी। दूसरा टाइप इसका क्या है कि सपोज करो कोई इंडियन है, उस इंडियन ने बाहर जाकर शादी कर ली। सपोज करो कि यहाँ पर कोई मेल था, उसने जो फीमेल थी, फीमेल कहाँ की है, ये फीमेल है फॉरेनर, यानी कि फीमेल फॉरेनर FF, ठीक है। अब इस फॉरेनर से शादी कर ली, यानी कि स्त्री है वो विदेश की है और पुरुष है वो भारत का है। अब जो इसको नागरिकता मिलेगी ना, ये जो लड़की है विदेश की लड़की है, उसको नागरिकता भी किसके हिसाब से मिलेगी, रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण के माध्यम से ही मिलेगी। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल और बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जो हमारी सोनिया गांधी जी हैं, दूसरे हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी कहाँ के थे, इंडियंस थे, और ये जो सोनिया गांधी थी ये कहाँ की थी, इटली की थी। अब इटली की औरत से राजीव गांधी ने शादी कर ली। अब इसको नागरिकता किसके आधार पर मिली थी, रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण के माध्यम से ही दी गई थी। भैया इसका रिश्तेदार हो गई ना, जब इसने शादी कर ली, राजीव गांधी ने जब सोनिया गांधी से शादी कर ली तो ये क्या हुई, रिश्तेदार हो गई ना। एक इसका एग्जाम्पल आप और ले सकते हो, जैसे सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक, जो शोएब मलिक है उससे शादी की। अब लड़की कहाँ की है, भारत की है, और लड़का कहाँ का है, पाकिस्तान का है। अब सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के सामने दो कंडीशन है, या तो सानिया मिर्जा पाकिस्तान के नागरिक बन जाए, या फिर शोएब मलिक भारत का नागरिक बन जाए, या फिर ऐसा हो सानिया मिर्जा और शोएब मलिक दोनों ही किसी अन्य देश की नागरिकता ले लें। तीन कंडीशंस थी इनके सामने। अगर सानिया मिर्जा चाहती कि शोएब मलिक भारत का नागरिक बने तो उसको किस तरीके से नागरिकता मिलती, रजिस्ट्रेशन के ही माध्यम से नागरिकता मिलती, ठीक है। और अच्छा हुआ इस व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिली भारत की। आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, रिश्तेदार, यानी कि रिश्तेदारी से मतलब है इसका सीधा सीधा सा एक देसी लैंग्वेज में। और इसमें दो कंसेप्ट आते हैं कि यदि कोई NRI है, कोई भारतीय नागरिक है, फॉरेन में काम करने के लिए चला गया, उसके बच्चे वहाँ पर पैदा हुए, बच्चों के बच्चे भी हुए, बाद में उनमें से किसी की भी इच्छा जागृत हुई और उसने क्या करा, भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया, तो वो अप्लाई कैसे करेगा, नागरिकता के माध्यम से करेगा। अब कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा होगा यहाँ पर, मैं जानता हूँ। वो कहेगा कि भाई वंश के आधार पर भी तो ले सकता है वो। जब आप ये वाली बात बता रहे हो, ये वाली बात यहाँ पर भी तो आ सकती है वंश के आधार पर। मैं कहूँगा भाई ऐसी बात नहीं आ सकती, क्योंकि वंश के आधार पर जो नागरिकता का प्रावधान है ना, वो केवल 1 साल तक है। यदि कोई NRI है, उसको एक बच्चा हुआ, इस बच्चे का उसको 1 साल के अंदर क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहाँ पर, इंडियन एम्बेसी में, या फिर जो सिटीजनशिप को लेकर एक ऑफिस होता है वहाँ पर उसको 1 साल के अंदर क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी उसको वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा के बाद में लोगों के मन में इच्छा जागृत हुई कि भाई हमें क्या करना है, भारतीय नागरिक बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था पंजीकरण का माध्यम। नेक्स्ट हम बात करते हैं देसीकरण। देसीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। अब इसमें भी 2 कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट बताता है कि यदि कोई व्यक्ति आर्ट में, फिलॉसफी में, लिटरेचर में, साइंस में, या फिर किसी अन्य क्षेत्र में उसने कोई अच्छा कार्य किया है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, यानी कि भारतीय नागरिकता दे सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि सपोज करो स्टीव जॉब्स है, स्टीव जॉब को हम क्या कर सकते हैं,
साइंस के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, या फिर मार्क जुकरबर्ग है, मार्क जुकरबर्ग को भी हम क्या करेंगे, एकदम से नागरिकता प्रदान कर देंगे, क्योंकि ये फेमस पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने आर्ट, फिलोसफी, लिटरेचर, साइंस या फिर किसी अन्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से बहुत ख्याति प्राप्त करी है। इन लोगों को नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। और ध्यान रखना, इन लोगों के लिए एक भी दिन स्टे करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये देशीकरण के थ्रू नागरिकता प्राप्त करना चाहेंगे उसी दिन इनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी भारत की। ठीक है, एक तो वह इसमें ये कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी आती है इसमें अलग से कि सपोज करो कोई विदेशी भारत में आकर जॉब करने लगा। अब उसको जॉब करते करते काफ़ी टाइम होगा, वो वीज़ा अपना जैसे 55 साल के लिए सपोज करो कि था, वो 5 करते करते इस तरीके से अपना वीज़ा एक्सटेंड करने लगा। अब उसने सपोज करो कि 20 से 25 साल तक वो यहीं पे रहने लगा। वो जब अपने देश में जाता है तो उसका वहाँ पर मन ही नहीं लगता, वो भारत में ही खुश है, इसकी यहाँ पर जान पहचान भी सब कुछ हो गई। लोग गांव के आस पड़ोस के लोग उसको जानने लगे, पहचानने लगे बहुत अच्छे से। जितना सम्मान उसको भारत देश में मिलता है, वहाँ पर विदेश में जाने पर, अपने देश में जाने पर उसको वहाँ पर इतना सम्मान नहीं मिलता। अब इस व्यक्ति के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि भाई मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ। तो इस व्यक्ति को जो नागरिकता मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी, देशीकरण अर्थात नेचुरलाइजेशन के तरीके से मिलेगी। समझ आया? तो देखो, ये जो पंजीकरण होता है ये रिश्तेदारी से रिलेटेड है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई रिश्तेदारी नहीं है, अगर शादी कर लेता, तो देखो अगर ये यहीं पर शादी कर लेता किसी भारतीय महिला से, तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, पंजीकरण कराना पड़ता। लेकिन ये अकेला व्यक्ति है या फिर अपनी फैमिली के साथ में है, फैमिली भी इसकी वहीं की है जिस ये देश का है, और ये भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो इसको नेचुरलाइजेशन अर्थात देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये था देखो सारा का सारा कंसेप्ट नागरिकता से रिलेटेड, हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपके सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुए तो देखो इस लेक्चर को दोबारा से एक बार और समझ लेना, पीछे हटा करके आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हैं, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि कोई भी नागरिक किस तरीके से भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है या फिर लॉप कर सकता है। तो इसके लिए सीधा सा उदाहरण है कि नागरिकता त्याग करने पर यदि कोई व्यक्ति खुद ही ऐसा चाहता है कि भाई मैं भारत का नागरिक नहीं बनना चाहता, तो वो क्यों बनेगा, वो चाहेगा जब मर्जी चाहेगा भारत की नागरिकता त्याग सकता है। दूसरा हमने बताया था अभी कि जो आर्टिकल नंबर 9 है, आर्टिकल नंबर 9 आपको क्या कहता है, वो सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताता है कि भारत की नागरिकता क्या होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी, यानी कि आपके पास में एकल नागरिकता का अधिकार है। जब आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो आपकी नागरिकता स्वयं में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, सरकार द्वारा वंचित करने पर सरकार को लगता है कि ये एक ऐसा नागरिक है जो शत्रु राष्ट्र की हेल्प कर रहा है या फिर किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्व है कि वो भारत के हिसाब से सही नहीं है, उसकी राष्ट्र की एकता और अखंडता को देखते हुए लगा कि भाई ये सही व्यक्ति नहीं है, इसकी क्या कर सकते हैं हम, इसकी सरकार क्या कर सकती है, इसको नागरिकता से वंचित कर सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ बातें थी जो हमने देख ली। कि एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के लागू होने पर नागरिकता, और संविधान लागू कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 ने बताया कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत में आए हैं उनको नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी, वो अनुच्छेद 6 बताता है। अनुच्छेद 7 क्या बताता है कि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में गया, यानी कि इंडिया से पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान में उसको अच्छी कंडीशंस नहीं लगी, वो बाद में क्या हुआ, भारत में ही आ गया, उसके लिए क्या है, अनुच्छेद 7 बात करता है। और ऐसे ही जो आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 8 बताता है कि भारतीय उद्भव के लोग, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि जो मैंने जलियांवाला बाग वाला एग्जाम्पल दिया था कि वो कनाडा में सेटल हो गया और उसके बाद में उसको लगा कि यार भारत देश आज़ाद हो रहा है और मैं भी क्या करना चाहता हूँ, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूँ, या फिर उसके बच्चे को लगा, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 8 के द्वारा नागरिकता उस समय पर प्राप्त कर सकता था। आर्टिकल 9 अभी देखा हमने, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को कुछ ऐसी पावर्स देता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, नागरिकता से रिलेटेड कुछ कानून बना सकती है। ठीक है, और पार्लियामेंट ने इसको लेकर क्या बनाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, जिसके तहत आप 5 तरीके से तो नागरिकता प्राप्त कर सकते हो और 3 तरीके से नागरिकता को त्याग सकते हो। तो इस तरीके से ये नागरिकता से रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपके सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।